हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे वेग नियम व्यंजक रासायनिक बल गतिकी में। आज हमारा मैटर है वेग नियम व्यंजक। वेग नियम व्यंजक क्या है, व्यंजक क्या है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो लासातिल्य या द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्रियाकारक या उत्पाद की जो सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है, तो ये द्रव्य व्यंजक हम कह सकते हैं ला सातिल्य ला सातिल्य या द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार द्रव्य अनुपातिक लासातिल्य या द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक या उत्पाद की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, जिसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं, जिसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लासातिल्य के नियमानुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक या उत्पाद की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे वेग नियम व्यंजक कहा जाता है। अब हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, उदाहरण या जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये अभिक्रिया Na-N2B है और यहां पर मेरे पास में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये दोनों आपस में क्रिया करके प्यारे बच्चों क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है, यहां पर ये एक का सक्रिय द्रव्यमान है और यहां पे बी का सक्रिय द्रव्यमान है। x और y लगा सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं x और y का मान N1 व N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी हम यहां पे कह सकते हैं x व y का मान क्रमशः है N1 व N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। यह ध्यान रखें, इनका मान जो होता है x और y का, इनका मान इनके बराबर हो भी सकता है N1 के और N2 के। N1 और N2 मैंने पहले ही बताया स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहलाते हैं, ये मोल की संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखें वेग नियम व्यंजक यह है, यानी लौह-सातिल्य के या द्रव्य अनुपातिक नियमानुसार अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्रियाकारक या उत्पाद की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में ए और बी का क्या है, सक्रिय सांद्रता। ये ब्रैकेट जो हम लगाते हैं वो है सक्रिय जो है द्रव्यमान या सांद्रता कहा जाता है। ये एक की सक्रिय सांद्रता है, इसका मतलब हो गया एक की सक्रिय सांद्रता इनके गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और यह हमारे पास में वेग नियम व्यंजक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में जो कंसेप्ट आता है वो है अभिक्रिया की कोटि। चलिए इसके बारे में समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या है। और यह जो
10th में सीबीएसई या एनसीईआरटी बेस में रासायनिक बल गतिकी का 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही इजी है। फिर हम कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं क्रियाकारक पदार्थ की वह मात्रा जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं क्रियाकारक पदार्थ की वह मात्रा जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उस क्रियाकारक की सांद्रता के मान को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी अभिक्रिया की कोटि कहा कहते हैं। यह ध्यान रखें, क्रियाकारक पदार्थ की वह मात्रा जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है वह क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और दूसरी इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं वेग नियम व्यंजक में क्रियाकारक की सांद्रता पर लगी घात का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये दोनों ही परिभाषाएं अपनी अपनी जगह पर सही है, कोटि कहलाती है। तो यानी हम कहेंगे वेग नियम व्यंजक में जो क्रियाकारक की सांद्रता पर जो घात लगी हुई होती है उन घातों का योग प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि को समझने का प्रयास करते हैं क्या होती है। तो क्रियाकारक की सबसे पहली बात है, अभिक्रिया की कोटि वही होती है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है क्रियाकारक की सांद्रता। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लेते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में, तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास में Na और Na प्लस N2B है और ये प्रोडक्ट बना। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग डिपेंड किस पे करता है प्यारे बच्चों, A और मैं यहां पे X लिखता हूं और यहां पे B और Y लिखता हूं। ध्यान रखें यहां प्लस नहीं आएगा, यानी ला सातिले ने कहा था अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यहां पर क्या आता है, गुणा आता है, उनके योग के बराबर होता है। तो हमारे पास में जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि इस क्रियाकारक की सक्रिय सांद्रता पर लगी हुई घातों का योग है x प्लस वाई। ये जो घात लगी हुई है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। उदाहरण के लिए यह हमारे पास में एग्जाम्पल में समझने के लिए हो गया। अब हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के रूप में समझे तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एस्टर का जल अपघटन एस्टर का जल अपघटन, यह एग्जाम में बहुत बार आता है। यानी एस्टर का जो जल अपघटन है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो हमारे पास में यह मान लीजिए एस्टर है और इसका यह हमारे पास में है एस्टर, और इसका मैं जब जल अपघटन कराता हूं H प्लस आयन अम्लीय माध्यम में, यानी तनु H2SO4 भी ले सकते हैं या तनु HCl भी ले सकते हैं, तो हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा एक तो एथिल एल्कोहल बनेगा C2H5OH और एक बनता है हमारे पास में CH3COOH। इसका नाम होता है एथेनॉल
एथेनॉल होता है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब हम कहें अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है? प्यारे बच्चों, यहां पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है एस्टर पर, एस्टर की सांद्रता पे निर्भर करता है, जल पे नहीं करता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, ये तो समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे ही एस्टर की मात्रा समाप्त हो जाती है, अभिक्रियाएं रुक जाती है, तो अभिक्रिया मुख्यतया किस पे निर्भर करती है? एस्टर पर। तो हम यहां पे कह सकते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग हमारे पास में डिपेंड करता है CH3COO-C2H5, और यहां पर इस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पर लगी हुई घात का मान 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि का मान कितना है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का मान प्यारे बच्चों यहां पे आएगा 1। आगे हम पढ़ेंगे अणु संख्यता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। तो अणु संख्यता का मान तो यहाँ पे 2 आता है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर 1 है और जल का 1 मोल भाग लेता है, तो 1 रे कितने होते हैं? 2, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान आता है 1 आता है। तो यहां पर अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में इसे छद्म कोटि की अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 और अणु संख्यता का मान 2 होता है, उसे छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। और जैसे एस्टर का जल अपघटन इसके अंतर्गत आता है। एक आपको नोट इसमें लगा के रखना है, अभिक्रिया की कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है। क्या मान है? प्रयोग द्वारा निर्धारण होता है। तो चलिए आप अभिक्रिया की कोटि के बारे में लिख लें। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अभिक्रिया की कोटि वह कहलाती है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, यानी क्रियाकारक पदार्थ की वह मात्रा जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और हम इसके अंदर यह भी कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, प्रायोगिक मान है। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान, कोटि का मान शून्य हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, भिन्न तथा शून्य, भिन्न व धनात्मक हो सकता है, हो सकता है। यानी हम कहें इनका मान शून्य भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, अर्थात प्राकृत संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। तो यह आप ध्यान रखें, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग का मान कभी भी यानी अभिक्रिया अणु संख्यता का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, और उनका मान अणु संख्यता का मान इनका मान भिन्न में हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 है वो भी हो सकता है। तो यह आप ध्यान रखें। तो इनकी कोटि का मान शून्य हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है। इससे ज्यादा अभिक्रिया की कोटि का मान नहीं हो सकता। इनका आगे और हम डिस्कस करेंगे। तो यह आप समझ गए होंगे, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, जबकि अणु संख्यता एक सैद्धांतिक मान है। अणु संख्यता में भी आगे हम पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। देखिए यह अभिक्रिया क्या है। अभी हमने कहा अभिक्रिया का वेग जब क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है वही उसकी अभिक्रिया की कोटि है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग का मान, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का मान, अभिक्रिया के वेग का मान क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है।
तो वो अभिक्रिया की कोटि कौन सी कहलाती है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम कहें, जैसे में मान लीजिए हमारे पास में एक अभिक्रिया है ए है, ये किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो प्यारे बच्चों वेग है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर देखिए वेग नियम व्यंजक में क्रियाकारक की सांद्रता पर लगी हुई घातों का जो योग है वही अभिक्रिया की कोटि है। एक क्रियाकारक की सांद्रता है, उस पर लगी हुई घात का मान शून्य है, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो गई? शून्य हो गई। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब हमें कहे जाए कि दो कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का अवकलन वेग समीकरण और एक समाकलन वेग समीकरण। तो चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो यह पहले आप उतार ले, अभिक्रियाओं का वेग है वो एक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक होगा वो होगा शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का अवकलन वेग समीकरण। अवकलन वेग समीकरण, अवकलन वेग समीकरण क्या होता है? तो मान लीजिए हमारे पास में एक अभिक्रिया ए है, ये प्रोडक्ट में बदल रही है। तो यहां पर हम कह रहे हैं डी ए बट्टा डी टी, और ये माइनस में है, बराबर मेरे पास में है, समानुपाती है ए। इसकी सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता है। जब मैं समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा ए, वहां पर यह लिखना है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो हम कह रहे हैं एक का अवकलन करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डी ए और यहां पे लिख देते हैं डी टी। समानुपाती जब हटाएंगे तो के जीरो, और यहां पे हमारे पास में ऊपर ये ए। अब यहां पे हमारे पास में यदि हम कहें तो ये हमारे पास में शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है प्यारे बच्चों? अवकलन वेग समीकरण है। तो यहां पर ये हमारे पास में समीकरण एक है। समीकरण एक, समीकरण एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण है, वेग समीकरण है। अब हम कहें इसको आगे भी लिख सकते हैं। ए जब हमारे पास में हम गणित में जानते हैं इसका मान एक होता है, यानी जब किसी के ऊपर पावर जीरो है उसका मान एक होगा। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए बट्टा डी टी बराबर के जीरो। ये भी मेरे पास में क्या हो सकता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलन वेग समीकरण है, और के जीरो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है। तो इस प्रकार से अब यहां पर यदि हमें पूछा जाए, प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया का वेग है वो उनकी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। यह हमें सिद्ध करना है 2 नंबर का। तो इसको हम देखते हैं समाकलन वेग समीकरण से। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग लगा के देखते हैं। इसको आप राइट डाउन कर ले, अच्छे से लिख लें। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण, अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण, समाकलन वेग समीकरण ज्ञात करना है। अभी हमने प्यारे बच्चों इसका अवकलन वेग समीकरण इस प्रकार से ज्ञात किया था, dt बराबर के जीरो। यह इस प्रकार से हमने ज्ञात किया था। तो यह हमारे पास में क्या था? अवकलन वेग समीकरण था। अब इसका हम क्या करते हैं, जब समाकलन लेते हैं, तो चलिए हम इसको समाकलन लेंगे। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बराबर के जीरो टी, और यहां पे ये डी टी है, और यहां पे हम कर देते हैं माइनस। तो ये ध्यान रखें, जब हम इसका समाकलन हमेशा समान राशियों का किया जाता है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे ये डी टी इधर आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है वो इधर की तरफ ले लेंगे। तो जब हम इसका करेंगे तो यह समाकलन का चिन्ह इस प्रकार आएगा। और हमें यह भी पता है कि जब हम किसी राशि का अवकलन का समाकलन करते हैं तो हमारे पास में जो नियतांक मान होता है उसको बाहर रखा जाता है। तो इस प्रकार से यह लिख देते हैं। फिर इसका जो हमारे पास में जो आएगा डी ए का समाकलन है, ए क्या होता है? ए होता है। और यहां पर जो नियतांक है उसका समाकलन नियतांक ही रहेगा,
और dt का होता है t प्लस होता है c। ये हमारे पास में इसका जब हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास में यह प्राप्त होता है। अब हमें कहा जाता है कि जो a है यहां पर आगे समझेंगे कि t बराबर जब 0 है, यानी t बराबर 0 पर a की जो सांद्रता है t बराबर 0 पर a का जो मान होगा वो हमारे पास में क्या होगा, a बराबर 0 होगा। यानी ये a 0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, यानी जब t बराबर 0 है तो ऑब्वियसली a बराबर क्या होगा हमारे पास में 0 होगा का मान रखने पर, का मान रखने पर चलिए हम इसका मान रखते हैं। तो हमारे पास a की जगह हम रख देते हैं a0 और माइनस k0, t की जगह 0 प्लस c, ये हमारे पास में मान रखते हैं तो हमारे पास में आ जाता है a0 बराबर 0 प्लस c। तो यहां पर हम कह सकते हैं c का मान मेरे पास में क्या आया, a0 आया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, c का मान समीकरण 2 से समीकरण यानी समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखूंगा। तो यहां पर जब मैं c का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखता हूं तो हमारे पास में चलिए इसको सोल्व करने पर क्या आता है, यहां पर हमारे पास में a का a आ जाता है और बराबर माइनस k0 ये t आ जाता है प्लस c का मान यहां पर हम रखें a0 तो c की जगह क्या रख देंगे, a0 रख देंगे इस प्रकार से। यह देखिए इस प्रकार से सोल्व करने पर यह आता है, यानी t का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाता है और इसका मान a0, तो c का मान मेरे पास में क्या आता है, a0 आता है। जब हम इस समीकरण में यहां पर ये वैल्यू रखते हैं c की तो ये हमारे पास में लास्ट में वैल्यू आ जाती है a बराबर माइनस k0 t प्लस a0। अब हम इस समीकरण को आगे सोल्व करते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास में मान आएंगे, ये आएंगे a का मान हमारे पास में इस प्रकार से है a और यहां पे माइनस हम ले लेते हैं a। चलिए हम इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इधर आएगी तो ये आ जाएगा k0t और यहां पे a0 माइनस ये a है, ये a इस प्रकार से लिख देंगे और माइनस में लिख देंगे a। समझ गए होंगे, ये माइनस वाला चिन्ह इधर जाता है। तो अब ये प्रारंभिक सांद्रता में से ये अंतिम सांद्रता को हम घटाते हैं तो हमारे पास में देखिए k0 बराबर मेरे पास में क्या आ जाता है, a0 माइनस a बट्टा ये आ जाता है t। ये भी हमारे पास में क्या है, इसका अवकलन वेग समीकरण है, यानी हम कह सकते हैं ये समीकरण हमारे पास में 4 आ गया। अब a बराबर मेरे पास में मान लीजिए मैं मानता हूं a बराबर जो प्रारंभिक सांद्रता है वो मेरे पास में a है और a बराबर मेरे पास में क्या है, a माइनस अक्स है, यानी इसमें से कुछ ना कुछ जब इसका मान घटेगा तो अक्स कर देते हैं। यह मान हम जब इसमें रखते हैं तो हमारे पास में आता है k0 बराबर a की जगह a माइनस a माइनस अक्स बट्टा मेरे पास में क्या है प्यारे बच्चों, t है। अब यहां पर आप समझ गए होंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं तो a और ये माइनस a प्लस अक्स और बट्टा मेरे पास में t आता है। a से a ये कट जाएगा तो k0 बराबर x बट्टा मेरे पास में t आता है। तो इस समीकरण 5 से ये स्पष्ट है, यानी एक का मतलब तो होता है प्रारंभिक सांद्रता, जबकि अक्स का मान होता है उसमें से प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है उनमें से जो मान हमारे पास में समाप्त होने के बाद में जो बचता है वो अक्स है। तो यहां पर हम कह सकते हैं समीकरण 5 से स्पष्ट है कि वेग स्थिरांक का मान प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो ये आप नोट डाउन कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण पर ये फैक्ट है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 5 से स्पष्ट है कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर
प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और फैक्ट है, और यह लाइन आपको एग्जाम में पूछी जाती है 2 नंबर में, और आपको इसको इंप्रूव इस प्रकार से सोल्व करके बताना है। अब हम कहें शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल, चलिए हम अर्धायु काल के बारे में पढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल क्या होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। देखिए अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है T1/2 किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में यानी आधा संपन्न होने में लगा समय उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसकी उम्र 60 साल है और वो 30 साल तक जो जीता है उसका समय कितना होता है, वो उसकी अर्धायु काल कहलाती है। इस व्यक्ति की अर्धायु काल होती है 30 साल। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 40 साल जीता है, उसकी अर्धायु काल कितनी होती है, 20 साल होती है। यदि हमारे पास में मान लीजिए इतना पदार्थ है, इसके आधा समाप्त होने में कितना समय लगता है, वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। तो अर्धायु काल कहते किसे हैं, तो किसी अभिक्रिया के आधे संपन्न होने में लगा समय उसका अर्धायु काल कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कर लें, किसी होने में लगा समय, लगा समय, समय उसका अर्ध आयु काल कहलाता है, आयु काल कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी अभिक्रिया आदि समाप्त होती है, उसके होने में लगा समय उसका अर्धायु काल कहलाता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल ऐसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में प्यारे बच्चों ये समीकरण था, अभी t बराबर A0 माइनस A, और यहां पे हमारे पास में था K, यह समीकरण हमारे पास में था। तो हम यहां पे कह सकते हैं t बराबर, ये मेरे पास में अवकलन वेग समीकरण था, तो हम कहेंगे समीकरण एक आप डायरेक्ट याद रखें इस प्रकार का, t बराबर A0 माइनस A और डिवाइड में K0। यानी समीकरण एक में t बराबर T1/2 तथा a बराबर आप क्या रखोगे, a और यहां पे रखोगे /2 रखने पर, यानी a/2 जब आप रख दोगे तो आपके पास में क्या आएगा। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमारे पास में हम कह रहे हैं कि a बराबर a/2 रखते हैं और t बराबर क्या रखते हैं, 1/2 रखते हैं, तो हमारे पास में जब इसको हम सोल्व करते हैं तो t बराबर यहां पे मैं लिखता हूं A0 माइनस A/2, यानी अभिक्रिया के आधे होने में समय हमारे पास में यह हो जाएगा। और यहां पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए प्रारंभिक सांद्रता का आधा है, तो यहां पे हम लिखेंगे A0/2, A0/2 और यहां पे लिख देंगे K0। अब आप खुद बताइए, जब आप A0 में से प्रारंभिक 1 में से जब आप आधा घटाते हैं तो आपके पास में क्या बचता है, आप कहेंगे आधा बचेगा। तो आधा किसका बचेगा, तो हम यहां पे कहेंगे A0 और यहां पे मेरे पास में आ जाता है A/2 हो गया और 2K0, यहां पर ये हमारे पास में समीकरण आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको समझने का ये समझना कि जब आप पूरे A0 में से A0/2 घटाते हैं तो आपके पास में यह 2 रहता है, ये बचता है, यह हमने यहां पे उतार दिया। तो यह मेरे पास समीकरण 2 है। समीकरण 2 यह बताता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। यह आप बात ध्यान रखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया में उसकी अर्धायु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। यानी अर्धायु काल की जब बात करें तो यह आप ध्यान रखें। चलिए अब हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, यह परीक्षा में डायरेक्ट आते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले एक बात आप याद रखना, धातुओं की सतह पर जो अभिक्रिया होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो उदाहरण के बारे में हम देखें प्यारे बच्चों, तो नंबर 1 है धातु की सतह पर, धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया। आपको बस धातु पकड़ना है, तो आप कह सकते हैं धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रिया। जैसे मैं कहूं N2 प्लस 3H2, और यहां पर यदि आपको दे दिया Fe उत्प्रेरक, तो यहां पे 2NH3। प्यारे बच्चों, यहां पर यह धातुओं की यानी उत्प्रेरक कौन सा हो रहा है, Fe काम में आ रहा है, तो यह हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यानी धातुओं की सतह पर होने वाली अभिक्रिया, एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा मैं ले सकता हूं H2 प्लस O2, और यहां पर यह प्लेटिनम काम में लिया जाता है, 2H2O बनता है। तो यह भी हमारे पास में कौन सी है, धातुओं की सतह पर अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर यह अभिक्रिया शून्य कोटि की है। आपको यदि कोई अभिक्रिया दे दे और कहे बताओ कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आप ये देखना किस अभिक्रिया में ऊपर कैटेलाइज का प्रयोग हुआ है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम कहें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दूसरा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का वियोजन, यह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे 2HCl है, यानी हम कहें 2AgCl ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे हम ले लें 2AgCl। चलिए यहां पर हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश यहां पे बनता है 2Ag प्लस Cl2। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, 2AgCl का वियोजन नहीं होता है। तो यह डिपेंड करता है सूर्य के प्रकाश पर, क्रियाकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें 2AgBr, इसका भी हम कहीं सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag बनता है और Br2 बनता है। इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ये थी हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया। कल हम लेके आएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और अणु संख्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक यह इस पर्सन में इस जो फैक्ट है इसमें कोई दिक्कत आई है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।